फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 27 में इस प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के लघुत्तरी प्रश्नों के राजन सीरीज में प्रश्न नंबर 106 तक पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, जो भी सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं, वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, आप इसको सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ उनका शेयर करके भला कर दीजिए। बस आप ये हेल्प कर सकते हैं कि आप सेकेंड सेमेस्टर वाले के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल लिंक, वहाँ से जुड़ करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 107, वुड के घोषणा पत्र 1854 में स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए गए? तो जो विलियम वुड का 1854 में घोषणा पत्र आया था, उस घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की गई। स्त्री शिक्षा के लिए सरकारी सहायता के बारे में यह सुझाव दिया गया, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए सरकारी सहायता, सरकारी धनराशि का सुझाव किया गया। स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उनके लिए हम अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट किए बिना नहीं रह सकते। वुड ने स्त्री शिक्षा के संबंध में घोषणा पत्र में कहा है कि भारत में स्त्री शिक्षा को सरकार द्वारा स्पष्ट एवं मैत्रीपूर्ण सहायता मिलनी चाहिए। तो विलियम वुड ने कहा कि भारत सरकार को, जो उस टाइम अंग्रेजी सरकार था, तो वो शिक्षा को क्या करना चाहिए? स्पष्ट एवं मैत्रीपूर्ण सहायता करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को। हृदय से अपनी सहमति प्रकट करते हैं। घोषणा पत्र में यह भी सिफारिश की गई कि अनुदान प्रथा स्त्री शिक्षा में भी लागू की जाए। तो आपका ये प्रश्न नंबर 107 था, वुड के घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के संबंध में। देखिए, अब राजन सीरीज आपका पूरा मैंने लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, ठीक है, ये हम लोग खत्म कर देंगे। ये एक प्रश्न और बचा है, तो लास्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन के सामने। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर लगाएंगे इसी का, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2015 से लेकर के 2023 तक के। इतने में अगर आप मेरा इतना वीडियो देख लेते हैं, लगभग 30 वीडियो है आपका, अगर आपको समझ में आता है तो 1.5 की स्पीड कर लीजिए, या 2 की स्पीड में कर लीजिए, या 1.3 के, जिस भी स्पीड में करके आप वीडियो को जल्दी से फास्ट करके जल्दी सिलेबस खत्म कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 108, हंटर आयोग के देसी शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव लिखिए। तो हंटर आयोग ने देसी शिक्षालयों के बारे में कहा है कि देसी शिक्षालयों का तात्पर्य भारतवासियों द्वारा भारतीय प्रणालियों के आधार पर संचालित स्कूलों की शिक्षा से है। तो हमारे देश में भी क्या, जो पहले के विद्यालय हमारे भारत के द्वारा खोले गए थे, हमारे देश के द्वारा, जो भारतवासी हम लोग हैं, वो भारतीय प्रणालियों के आधार पर, तो जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसमें संचालित स्कूल जो होते हैं उसी को देसी शिक्षा कहेंगे। आयोग ने इनको नए सांचे में सम्मिलित करने के लिए, जो हंटर आयोग है, स्कूलों के विकास एवं संरक्षण की सिफारिश की। अनंत काल की बाधाओं व कठिनाइयों का सामना करते हुए भी देसी स्कूल आज तक जीवित हैं। यह उनकी सजीवता सर्वप्रियता का द्योतक है। हंटर आयोग ने कहा है कि देसी स्कूलों को यदि सरकार सुझावों के अनुसार स्वीकार कर लेती है और सहायता देती है, तो अवश्य ही उनकी शिक्षण प्रणाली में सुधार की आशा की जा सकती है। तो हंटर आयोग ने ये सुझाव दिए हैं, तथा इस प्रकार से सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। देसी स्कूलों के महत्व को स्वीकार करते हुए हंटर आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। तो पहला क्या सुझाव दिया हंटर आयोग ने? उच्च तथा निम्न सभी प्रकार के देसी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे। तो जो बड़े विद्यालय हैं या छोटे विद्यालय हैं, उनको, देसी विद्यालयों को जो सरकार है वो प्रोत्साहन दे। दूसरा, देसी पाठशालाओं में प्रवेश पाने हेतु किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाए। जब प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तो हर एक वंचित वर्ग समूह के लोग क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आएंगे। तीसरा, सरकार द्वारा उनके पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। चौथा, पाठ्यक्रम में उपयोगी विषयों को शामिल करने हेतु सरकार विशेष सहायता दे। पांचवा, देसी विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण का उचित प्रबंध हो। तो ये आपका हो गया हंटर आयोग ने देसी शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव। देखिए, ये आपका इस सीरीज का, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सीरीज का ये लास्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 109।
तो राजन सीरीज आपका इसी पे ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए आप एक हेल्प कर सकते हैं। आप अपने हाथ से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं चैनल को। जो सेकंड सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 109, एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है 2023 में? जो मैं ये पढ़ाता हूँ आपको सब पेड कोर्स में मिलेगा, मैं आपको फ्री पढ़ा देता हूँ। मुझे बस आपको सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? अथवा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के उद्देश्य एवं कार्य संक्षेप में बताइए। तो ये प्रश्न तो बार बार रिपीट हुआ है, अब तक तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं लेक्चर 1 से ही, तो आपको ये तो याद हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय शैक्षिक, नेशनल लेवल पर शैक्षिक अनुसंधान, अनुसंधान मतलब खोजबीन, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ठीक है, परिषद के उद्देश्य एवं कार्य, एम्स एंड फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी। तो उसके उद्देश्य और उसके क्या कार्य हैं एनसीईआरटी के? तो एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा का प्रसार करना, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को कैसे एजुकेट किया जाए, ये एनसीईआरटी इसमें नियम बनाती है, रूल रेगुलेशन लागू करती है। एवं उनमें गुणात्मक सुधार करना। गुणात्मक मतलब क्या? क्वालिटी वाला अप्रोच रखना। गुणात्मक मतलब क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव अप्रोच हो, एक तरीके से कह सकते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच हो, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी हो। क्वालिटी का मतलब अच्छी शिक्षा हो। इस कार्य के लिए सरकार को समय समय पर सलाह देना, साथ ही सरकार की नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करना भी है। इसके उद्देश्य एवं कार्यों को अग्रलिखित रूप से लिपिबद्ध किया जा सकता है। पहला देखिए, स्कूली शिक्षा शिक्षकों, सेवा पूर्व और सेवारत, ठीक है, जो सेवा से पहले हैं अभी यानी कि ट्रेनी है, और जो सेवारत हैं जो प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं। तो स्कूली शिक्षा शिक्षकों जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो ट्रेनिंग ले चुके हैं के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित करना। ठीक है, उनका प्रशिक्षण किस प्रकार से हो, जैसे आपका मान लीजिए डीएलएड है, किसी का बीएड रहता है, किसी का बीएलएड, किसी का स्पेशल बीटीसी रहता है, तो ये इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे हो इसकी ड्राफ्टिंग करना, इसकी रूपरेखा बनाना है। और उनके लिए प्रशिक्षण तथा अभिनव पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्सेस, ठीक है, अभिनव पाठ्यक्रम मतलब उनके लिए क्या होनी चाहिए, क्या कोर्से होने चाहिए जो अभी अभी नए नए हुए हैं सेवा पूर्व और सेवारत, तो रिफ्रेशर कोर्सेस की व्यवस्था करना। दूसरा देखिए, स्कूली शिक्षा, ठीक है, स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा से, यानी कि बच्चों की शिक्षा और टीचरों की शिक्षा से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित एवं प्रसारित करना। तीसरा, प्रतिभा खोज परीक्षा, जैसे ओलंपियाड वगैरह होता है, तो प्रतिभा खोज परीक्षा और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का संपादन करना, ये भी क्या है, ये एनसीईआरटी का कार्य है। प्रतिभा खोज परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का संपादन। चौथा, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करना। तो जो भी प्रौढ़ शिक्षा है मतलब हायर एजुकेशन की बात हो रही है, तो हायर एजुकेशन में क्या करना, तकनीकी यानी कि टेक्निकल सपोर्ट देना। पांचवा, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि देश में जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए और मैक्सिमम जनसंख्या को कैसे शिक्षित किया जाए, इसका कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदान करना, इसमें भी क्या करना, टेक्निकल सपोर्ट करना। छठवां क्या है एनसीईआरटी का उद्देश्य एवं कार्य, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि जनसंख्या के बारे में भी शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना देश के निवासियों को, और पर्यावरण को बचाने के लिए में शिक्षा कार्यक्रम में टेक्निकल सहयोग देना एनसीईआरटी का कार्य है। सातवां, स्कूली शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा संबंधी पत्र पत्रिकाओं का संपादन एवं प्रकाशन करना, ये सब एनसीईआरटी का कार्य है। देखते होंगे आप लोग एनसीईआरटी का बुक भी पढ़ रहे हैं आजकल, तो एनसीईआरटी का बुक लग गया है हर एक क्लास में, एक से लेकर के आप 12th तक देख लीजिए। इनका कोमल उपागम
तैयार करना और उनका प्रसारण करना। कोमल उपागम का मतलब इजी अप्रोच रखना, ऐसा पुस्तक बनाना कि क्या हो, इजी अप्रोच। आठवां, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप तथा उनके स्तरमान को निर्धारित करना। नौवां देखिए, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के उद्देश्य निश्चित करना। तो जो भी स्कूली शिक्षा है उसके विभिन्न स्तरों के उद्देश्य निश्चित करना एवं उनके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना। 10वां, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। ये तो आप पढ़ते भी हैं एनसीईआरटी। 11वां, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षण विधियों का विकास करना। 12वां, स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा के लिए विज्ञान किटें तैयार करना। तो स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के लिए विज्ञान की किटें तैयार करना। 13वां, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ तकनीकी का विकास करना। 14वां, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान खोजना। ये आपके एनसीईआरटी के कार्य। तो देखिए यहीं पे आपका खत्म होता है राजन सीरीज का आपका सेकंड पेपर, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो जाइए पूरा वीडियो देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को क्या करिए, थोड़ा सा हेल्प ये कर दीजिए कि आप इसको शेयर कर दीजिए। जो भी सेकेंड सेमेस्टर वाले एग्जाम दिए हैं वो बैच लेकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास 400 से 500 रुपया नहीं हो पाती है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, उनको आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहिए, आल वाले बेल आइकन पे प्रेस करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।